तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ ने 2 रूल्स दिए थे जिनकी हेल्प से आप करंट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एक लॉ है जो कि वोल्टेज से रिलेटेड है और एक है करंट से रिलेटेड। इसके बारे में मैं आपको और बातें बता दूं कि ये जो किरचॉफ रूल है ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, या ये कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसको हर बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन बच्चों की आसानी से समझ में नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, आप ध्यान से सुनेंगे तो एक बार में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा इधर ध्यान दो बस। पहली चीज़ है जंक्शन रूल। किरचॉफ के टोटल मिलाकर 2 रूल्स हैं। एक को हम कहते हैं जंक्शन रूल और दूसरा हमारा कहलाता है लूप रूल। ठीक, उसका नाम मैंने अभी नहीं लिखा, पहले हम जंक्शन रूल को ही अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जंक्शन रूल के अलावा इसके और नाम भी हैं। इसी रूल को आप नोड रूल भी कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, इन शॉर्ट आप इसको KCL कह सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ या फिर इन शॉर्ट KCL, ये तो इसके नाम की बात हो गई। अब ये किरचॉफ करंट लॉ कहता क्या है, देखिए जैसे इसके नाम से पता चल रहा है जंक्शन, ये एक ऐसी जगह पर अप्लाई होगा जहाँ पर कोई जंक्शन बन रहा होगा। जंक्शन मतलब ट्रेन नहीं, ना ट्रेन वाला जंक्शन नहीं है। देखो मीनिंग तो वही है, जंक्शन वो जो स्टेशन होता है ना, तुम कह रहे हो रेलवे स्टेशन को, हाँ वो भी होता, लेकिन उसका मतलब भी, हाँ जंक्शन का मतलब क्या है वो समझ लो ध्यान से। जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत सारे वायर्स आकर एक जगह मिल रहे हो। ठीक, स्टेशन को जंक्शन कह देते हैं जब सारी ट्रेनें वहाँ से पास होती हैं, वहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन स्टॉपेज लेकर या उस स्टेशन के थ्रू पास होती है तो उसको जंक्शन बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर सर्किट में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपके 2, 3, 4, 5 वायर्स एक जगह आकर जुड़ रहे हैं, एक जगह आपने उनको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। ये 5 वायर्स का जंक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है P पॉइंट आपका, इसमें 5 वायर्स हैं। ठीक, और हर वायर में कुछ ना कुछ करंट है। कुछ वायर्स ऐसे होंगे जिनके थ्रू करंट टूवर्ड्स द जंक्शन आ रहा होगा और कुछ वायर्स ऐसे भी होंगे जिनके थ्रू करंट जा रहा होगा। मतलब कुछ में तो करंट आ रहा है, कुछ में जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे के सारे वायर में करंट जा ही रहा है, आएगा भी तो कहीं से, चाहे एक में ही आए। ठीक, जैसे मान लो ये 5 वायर हैं, इनमें से ये I1 है और इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स द जंक्शन, करंट आ रहा है इसके थ्रू। ठीक है, एक और वायर ले लो I2, इसमें भी करंट टूवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है। बट जो बचे हुए 3 वायर्स हैं, इनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम जंक्शन है। एक को आप I3 मान लो, एक को I4 और एक को मान लेते हैं I5। ठीक, कुल मिलाकर 2 वायर में करंट आ रहा है और 3 में वापस जा रहा है। यहाँ से मैं डिफाइन करता हूँ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि जो भी करंट, टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू ऑफ करंट जो किसी जंक्शन पर एंटर होती है, जंक्शन पर आती है, वो एग्जैक्टली इक्वल होती है टू द वैल्यू ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट आ रहा है उतना ही जंक्शन को लीव भी करेगा। मतलब अगर आप आने वाले करंट को सम अप करेंगे और जाने वाले करंट को सम अप करेंगे सेपरेटली, तो उन दोनों की जो टोटल वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी। ठीक, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ठीक, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई चार्ज जंक्शन पर आया है तो वो जाएगा भी कहीं ना कहीं, है ना, वो ऐसा बीच में ख़त्म नहीं हो जाएगा, और कोई चार्ज बीच में ऐसा पैदा भी नहीं हो जाएगा कि भाई किसी वायर में करंट एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक, तो कुल मिलाकर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, दैट द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, वो हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम I1 और I2 माने जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? ये इक्वल होंगे टू द वैल्यू, टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। वो है हमारे I3, I4 एंड I5। ठीक, ये आपका किरचॉफ करंट लॉ, बहुत आसान है। अच्छा, इसकी एक और लैंग्वेज भी है, वो भी समझ लो आप। अगर आप सारे करंट्स का इंटीग्रल सम करते हैं किसी भी जंक्शन के लिए तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक,
वहाँ पर आपको करंट को विद देयर साइन लेना पड़ेगा। मान लो आने वाले करंट को आप पॉजिटिव ले रहे हो और जाने वाले करंट को आप नेगेटिव ले रहे हो, है ना। विद देयर साइन अगर आप लेंगे तो टोटल जो करंट का सम होगा वो 0 आएगा। मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं I1 प्लस I2, ये तो आने वाले करंट है इसलिए दोनों को पॉजिटिव ले लिया, जाने वालों को सबको नेगेटिव ले लो, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, तो इनका सबका सम मिलाकर 0 आएगा। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, इन्हीं तीनों को इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, उधर 0 बचेगा, है ना। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, समीशन ऑफ ऑल करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0, ठीक, फॉर एनी जंक्शन। दूसरा किरचॉफ रूल है लूप रूल। जैसे पहला लॉ जंक्शन पर अप्लाई होता है, ये जो सेकंड लॉ है लूप रूल, ये हमेशा किसी लूप में अप्लाई होता है। लूप आप नाम से शायद समझ रहे हो, लूप कहते हैं ऐसी चीज़ को जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो और घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, इसको हम बोलते हैं लूप। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उन सर्किट में एक लूप बन रहा होगा, वायर्स का लूप, जिस पर आप पूरे पर घूम फिर कर वापस आ सकते हैं, इस टाइप का लूप। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर आगे चलकर कोई और रेजिस्टेंस आ गया, कहीं पर सेल आ गया, फिर कोई रेजिस्टेंस आ गया, इस टाइप से एक और सेल। इस रेजिस्टेंस को आप मान लो R1, ये आपका R2 और ये R3, दो बैटरी हैं E1 एंड E2। देखिए सर्किट तो और भी बड़ा हो सकता है ना, और इसके अंदर रेजिस्टेंसेस और अदर सेल बैटरी कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो सकता है। जैसे इसको R4 मान लो और ये E3, ठीक। इसका नाम भी रख देता हूँ, चलो मैं A B C D E F। तो कुल मिलाकर ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना लिया हमने। आप अगर इस सर्किट को देखें तो आपको इसके अंदर 2-3 लूप मिल जाएंगे। मतलब आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करें, आप पूरा रास्ता ढूंढते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं। मिसाल के तौर पर B पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, B से आप चले C पर, देन C टू D, देन E और दोबारा B पर आ गए। तो ये एक लूप हो गया आपका B C D E B। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ख़त्म करना, एक लूप हो गया। ऐसी अदर लूप्स भी हैं इसके अंदर। आप B से जाएं E पर, E से जाएं F पर, देन A, देन B, ये भी एक लूप है। या हो सकता है आप ये बाहर वाला जो है पूरा लूप सेलेक्ट करें, A से आप गए B, देन C, देन D, E, F, A, ये भी एक लूप है। कुल मिलाकर इस सर्किट में आप 2-3 लूप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। किरचॉफ रूल, ये जो लूप रूल है, ये अप्लाई करने के लिए आपको इसी टाइप का एक लूप सेलेक्ट करना होता है, जैसे मैंने ये किया। 3 लूप आपको बता दिया ना, लूप में एप्लीकेबल है, ठीक। होता क्या है ये लूप रूल? ये कहता है कि अगर आप किसी भी लूप में एक पॉइंट से स्टार्ट करें और जितने भी पोटेंशियल आ रहे हैं उनका सबका सम करते चले जाएं। कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे, कुछ पोटेंशियल नेगेटिव होंगे। मतलब बीच बीच में हो सकता है सेल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हो तो वो ऐड अप हो जाएगा, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और अगर आप घूमकर वहीं पर आ जाते हैं तो सारे पोटेंशियल्स का सम वो आएगा 0। क्या आएगा? 0। सारे पोटेंशियल का टर्म सम किसी भी लूप में रहेगा 0, पूरे लूप में, कोई सा भी लूप हो, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अब क्यों? ये डिपेंड करता है आपका, बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने ये पढ़ा कि पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, W/Q पोटेंशियल जो होता, और वो डिपेंड करता है 2 पॉइंट के बीच में, जिन 2 पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दोनों पॉइंट ही सेम हो गए तो हर पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होता। आपने पहला पॉइंट भी यही ले लिया और दूसरा भी यही ले लिया, तो अगर पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। और जब डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आना चाहिए किसी भी लूप में, क्योंकि घूमकर आप वहीं आ गए ना, वापस सेम पॉइंट पर आ गए ना जहाँ से स्टार्ट किया था, और सेम पॉइंट का पोटेंशियल उसी में से माइनस करेंगे तो वो हमेशा 0 आना चाहिए। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। इसके नाम और भी हैं,
खाली इसी नाम से नहीं पुकारा जाता इसको, लूप रूल के नाम से और भी नाम है इसके। इसको आप मैश रूल भी बोल सकते हैं। ये जो आपका लूप है ना, इसको मैश भी बोला जाता है, तो मैश रूल बोल सकते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम है, आप इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं। नाम बहुत है, हाँ, काम एक ही है लेकिन। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में KVL, ठीक है, याद रहेगा। सुनो सुनो सुनो, लूप रूल कहे, मैश रूल कहे या किरचॉफ वोल्टेज रूल कहे, तीनों का मतलब सेम है। तीनों किसी ना किसी लूप में अप्लाई होंगे। सबसे पहले आपको सर्किट में लूप सेलेक्ट करना है और लूप सेलेक्ट करने के बाद आपको जितने भी पोटेंशियल हैं उनका सबका सम अप कर देना है। वो अभी हम अलग से सीखेंगे कि किसको कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव। अगर आप सारे पोटेंशियल का सम कर देते हैं इनसाइड अ लूप तो वो आएगा आपका 0, ठीक। ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ मिल जाएगा अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। बट दोनों पॉइंट ही सेम हो, मतलब आप घूमकर वापस वहीं आ गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो टोटल ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। याद रहेगा कितना होगा? 0, ठीक, 0। सही। ये मोर जैसी आवाज़ किसकी थी? मोरनी की थी, कोयल की। अच्छा, सही। देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो आपने पढ़ लिया कि इनसाइड अ लूप सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स, अगर आप अक्रॉस अ लूप घूमते हैं तो वो होता है बिल्कुल 0, ठीक। अब इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं, जो कि एक टेढ़ी खीर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल को अप्लाई करने का पहला स्टेप ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट अ लूप। एक लूप सेलेक्ट करना, ठीक। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लूप सेलेक्ट किया हुआ है, BCDEB, है ना। आप कोई सा भी इसमें एक लूप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज हैं, करंट हैं, उन सबको मार्क कर लीजिए। जैसे ये तो करंट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क्ड है, करंट मार्क नहीं है, करंट को और मार्क कर लेते हैं ना। मान लीजिए जो E1 सेल से बाहर आने वाला जो करंट है वो हो जाएगा I1, और ये जो हमारा E2 सेल है इसमें से करंट बाहर निकलने वाला ये हो जाएगा I2, ठीक। ये करंट इधर से आ रहा है, ये इधर से, दोनों आकर इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो इस वायर में जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2, ठीक। इस तरीके से आप करंट को मार्क कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने आप खुद ब खुद उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक। आपने जो लूप सेलेक्ट किया है वो BCDEB सेलेक्ट किया है, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इससे उल्टा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, BEDCB, लेकिन जो भी सेलेक्ट करना है ना, एक बार शुरुआत में सेलेक्ट करके फिक्स कर लेना, है ना, बीच में नहीं बदल सकते। आप शुरुआत में एक लूप सेलेक्ट करो एक डायरेक्शन के साथ, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक। अप्लाई करने के लिए दो बातें याद रखना, या तो आपके रास्ते में आएगा एक रेजिस्टेंस, या फिर आपके रास्ते में आएगी बैटरी या सेल जिसको बोलते हैं, ठीक। जहाँ कहीं भी रेजिस्टेंस आए तो रेजिस्टेंस में आपको ये देखना है, ध्यान से सुनिएगा बात, रेजिस्टेंस में आपको ये देखना है कि करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन के सेम है या अपोजिट है। जो करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है ना, मान लीजिए हम तो चल रहे हैं ऐसे, और करंट जो रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है वो जा रहा है ऐसे, ठीक। तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस वो होगा पॉजिटिव। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका साइन रहेगा पॉजिटिव, और पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है तो वो ओम्स लॉ से निकाला जा सकता है, V = IR। इसके थ्रू पास होने वाला करंट I है, रेजिस्टेंस इसका R है, तो जो वोल्टेज हो जाएगा इसके अक्रॉस वो हो जाएगा IR। लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे हो जाए कि रेजिस्टेंस के थ्रू जब आप पास कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन भी वही है जो करंट की डायरेक्शन है, दोनों की सेम हो गई, तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको इसको लेना है -IR, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा।
ठीक, याद रहेगी ये बात। अगर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन किसी रेजिस्टेंस में अपोजिट है तो वोल्टेज होगा पॉजिटिव, और अगर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज जो होगा वो माइनस में IR लिखा जाएगा। ये तो हो गया रेजिस्टेंस का केस। सेल का और देख लो आप किसी सेल के पास पहुँचे और आप ऐसे चल रहे थे कि पहले तो पॉजिटिव पोटेंशियल आया, फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया और फिर नेगेटिव टर्मिनल आया, ठीक। तो ऐसे EMF को आप लेंगे नेगेटिव, माइनस में। इसको याद करने का तरीका ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ना, फॉल हो रहा है, फॉल का मतलब नेगेटिव, ठीक। लेकिन अगर इससे उल्टा आपको सेल मिलता है, मतलब सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया और पॉजिटिव बाद में, ठीक, और आप ऐसे चल रहे थे, तो ऐसे सेल को आप लेंगे पॉजिटिव, प्लस E। याद रहेगा, क्योंकि इसमें राइज हो रहा। इसे नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें से करंट निकल रहा है ना, तो आपसे अपोजिट रहेगा करंट, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। उसमें जो पॉजिटिव से निकलेगा करंट वो आपके करंट में ऐड ही होगा, है ना, इस वजह से। बहरहाल ये चारों बातें याद रहेंगी। अब मैं लूप रूल अप्लाई करने वाला हूँ, इसमें ध्यान से समझो। बी से स्टार्ट करो, बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस आए या सेल आए तो ये चीज़ अप्लाई करो। पहले बी से स्टार्ट किया आपने, सबसे पहले एक सेल आया E1, अब इसका पॉजिटिव पहले आया या नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव वाले को अब ये बताओ माइनस में लेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा माइनस E1। आगे चलो, C से D क्या आया R1, इसमें करंट की डायरेक्शन बताओ। अगर यहाँ नीचे है तो इधर से करंट ऐसे होगा, और ये पूरा एक सिंगल तार है यहाँ तक, तो सिंगल वायर में करंट की वैल्यू भी सेम रहती है पूरे में, जब तक वायर में कोई डिवीज़न नहीं होता ना। जैसे मैंने यहाँ पर अगर I1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ I1 तभी होगा जब पीछे से भी I1 आ रहा होगा। तो यहाँ भी ये I1 है, जहाँ तक वायर एक सिंगल है, कोई कनेक्शन नहीं हुआ बीच में, यहाँ पे आके कनेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बदल जाएगी। इसीलिए इस बीच वाले वायर में हमने I2 अलग माना करंट, लेकिन ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही तार है, तो इस पूरे में करंट एक ही रहेगा I1। अब बताओ, जब आप यहाँ C से D जाना है, C से D जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन के अपोजिट है या सेम है? अपोजिट है, तो इसको प्लस में लेंगे या माइनस में? इसको प्लस में लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस IR। आगे चलते हैं, D से जाना है E पर नीचे। अब बताओ, आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के सेम है या अपोजिट है? अपोजिट। अपोजिट के लिए फिर यही वाला रूल, हमारी डायरेक्शन करंट से अपोजिट है तो प्लस IR। ये था हमारा I1 R1, ये हो जाएगा I1 R2। करंट तो I1 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। अब इधर आ जाओ, अब E से जाना है हमें B तक, तो पहले तो एक सेल आया E2। अब ये बताओ, इसका नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में, राइज हो रहा है, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो राइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, फॉल होगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो राइज हो रहा है, इसको पॉजिटिव लेंगे, ये हो जाएगा प्लस E2। फाइनली लास्ट रेजिस्टेंस बचा R3। जब आप इधर से आए, आपकी डायरेक्शन भी वही सेम है जो करंट की डायरेक्शन है, तो इसको नेगेटिव लेंगे, ये हो जाएगा माइनस I2 R3, और सबका सम आप फाइनली रख देंगे 0। ये हो गया इस लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई, इस लूप के अंदर।